नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत पाठक राही। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में हर बार एक नए मेहमान से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, जिससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी कुछ सबक ले सके। साथ ही आपके जीवन में भी कुछ ऐसी जानकारी आपको मिल सके जो आपके जीवन में काम आ सके। तो आज फिर हम एक ऐसे ही मेहमान से मिलने वाले हैं जो अपने कार्य से लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में खास करके आँखों की रोशनी को लेकर उनका काम लोगों को काफ़ी पसंद आता है। बहुत ज़्यादा लोग उन पर विश्वास करते हैं और वे उनके पास में ज़रूर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं विवेक व्यास की, जो आँखों की जांच का एक दवाखाना चलाते हैं, जहां लोग उन पर भरोसा करते हैं और लोगों की आँखों के स्वास्थ्य को वो ठीक भी करते हैं। तो आइए मिलते हैं विवेक जी से, जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में और समझते हैं कि कैसे आँखों को लेकर के सावधानियां रखी जा सकती हैं ताकि हम इस रोग से दूर रह सकें। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है ऑप्थोमेट्रिस्ट विवेक व्यास, जो दृष्टि आई क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक चलाते हैं और पिछले कई सालों से लोगों की आँखों के इलाज के लिए एक जाना पहचाना नाम है। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी राजस्थान के इस कार्यक्रम में। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो आप बताएं यहाँ आकर के। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो आपकी सेवा है, जो एक जन प्रसार का जो बहुत अच्छा माध्यम है और आपकी काफ़ी लोगों की पहुँच है, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा आपको साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा एक मैनेज कर रखा है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, पब्लिक तक। जी, दरअसल बीबीसी राजस्थान का यही ध्येय वाक्य है, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास। तो हम लोग जनता की आवाज़ बनते हैं, तो जनता ने भी हम पे भरोसा जताया और आज 1 साल के दौरान ही हम इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हो गए। तो सबसे पहले तो आपके बारे में जानते हैं, कुछ अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप, कहाँ आपने जो है वो अपनी एजुकेशन वगैरह की, इस फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? मैं प्रॉपर बांसवाड़ा से ही हूँ और बांसवाड़ा ही मेरा नेटिव है। और मैं शुरुआत हमने डिप्लोमा से करी थी, डिप्लोमा किया, बैचलर किया, मास्टर डिग्री हमने निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से किया और अभी हमारा पीएचडी चल रहा है। अच्छा, तो आपने कौन से सन में किया था ये? मेरा अभी 93 से हमने डिप्लोमा से हमारी शुरुआत हुई थी। अच्छा, 93 के बाद से, और उसके बाद हम ना डिप्लोमा और बैचलर किया। बैचलर करने के बाद हमने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया। मास्टर डिग्री का पूरा होने के बाद में और फिर हमने अपना पीएचडी चल रहा है। अच्छा, तो ये जो जिस फील्ड में आप हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, तो ये फील्ड में जाने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है? कैसे इस फील्ड में जाते हैं? कौन सी पढ़ाई होती है इसके लिए? इसमें 12th बायो के बेस पे इसका सिलेक्शन होता है। अच्छा, हाँ, 12th बायो के बेस पे इसका सिलेक्शन होता है और वहाँ से ही अब आजकल तो पैरामेडिकल में ये सब आता ही है और ये सब चीज़ें अब चलती हैं। उस टाइम पे ये सब चीज़ें कोर्स नए नए थे, इनके बारे में नहीं पता था। अच्छा, ये सब 93 की बात है। तो ये जब आपने पढ़ाई की इसकी और जब आप इस फील्ड में आए, तो उस समय कितना कंपटीशन था, या आपको लगा कि नहीं ये आसान काम है, या इसको करने में कितनी दिक्कतें आई? काफ़ी लोगों को, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा पूरा एक ऑप्टिकल का वो होता है, जिसमें हमारा ऑप्टिकल का ही पूरा सेटअप होता है। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में होता है, स्क्विंट की एक्सरसाइज के बारे में होता है, आर्टिफिशियल आई के बारे में होता है। जितनी भी एक्सरसाइज, जो जितने भी डायग्नोस्टिक होते हैं आई में, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। अच्छा, और वहाँ से इस फील्ड में आपको जमाने के लिए बड़े जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ में आपको बैठ के उनसे कंपटीशन होता है, बराबर, है ना। लेकिन आप एक प्राइमरी लेवल से आपका मेन लक्ष्य है कि आपका विज़न के बारे में, जो कई बार जैसे बाहर जो होता है विज़न थेरेपिस्ट भी बोले जाते हैं कि स्पेशली विज़न के लिए ही काम करते हैं। हमारा सर्जिकल से कोई वो नहीं है, लेकिन स्पेशली विज़न को आपको मेंटेन करना है जी। विज़न कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे आपको केयर करनी है, उसके बारे में सब चीज़ें होती है। वहीं से शुरुआत होती है और प्राइमरी जो स्टेप होती है वो आपका ऑप्टिकल के बिजनेस से, वहीं से शुरुआत होती है। अच्छा, तो इसमें जो मतलब चश्मे वगैरह जो आ गए, चश्मा बनाना है, कॉन्टैक्ट लेंस है, स्क्विंट की एक्सरसाइजेज होती है, जो टेढ़ा देखते हैं, वो सब चीज़ें होती है। भाई कितना नंबर है, क्या है, क्या हाँ, नहीं? नंबर का तो जैसे पूरा हो ही गया कि आपका नंबर कितना है, क्या है, आपके लिए कौन सा ग्लास सूटेबल है, आपका वर्क कैसा है, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं
आपका कौन से लिए आपके सुटेबल है, ये बराबर। सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था तब हमने सुना दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये जो दोष बताए हैं, हाँ तो ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एक तरह से सब रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं, जी। जिसमें आपको दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, ये आपकी एज के हिसाब से अलग अलग चलता है, सब चीज़ें अलग अलग होती है। अब आजकल लोगों का कंप्यूटर पे, मोबाइल, लैपटॉप पे बैठने का ज़्यादा हो गया है, हाँ, मोबाइल स्क्रीन टाइम भी बहुत मोबाइल ज़्यादा स्क्रीन है। टाइम ज़्यादा हो गया है। उसमें भी पेशेंट खास करके जब आप बैठने का तरीका आपका सही नहीं होता है, आप प्रॉपर कैसे बैठे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो तो आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपका पोस्चर ही पूरा प्रॉपर नहीं है। आप मोबाइल चला रहे हो तो आप कैसे चला रहे हो, कितना डिस्टेंस रख के चला रहे हैं, मतलब कोई क्राइटेरिया उनका ये नहीं है कि मोबाइल का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा। लैपटॉप चलाना सीख गए, लेकिन लैपटॉप कैसे चलाना ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। कैसे बैठना है, आपका हाइट कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे बैठे हैं तो आप जितना गर्दन ऊंची करते जाएंगे और आप टेबल पे रख दिया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आपने टेबल ऊंची रखे तो आपकी गर्दन जरा सा भी मूवमेंट होते ही क्या होगा, आपको सर्वाइकल के तकलीफ बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। आप झुक के बैठे हो तो वो आपका पोस्चर बिगड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो लोग बाग समझना ही नहीं चाहते हैं। समझ नहीं। दरअसल आंखें तो अपने जीवन की वो ज्योति है कि आंखों के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। संभव नहीं। और जैसा कि कहा भी गया है कि नज़र ना होती तो नज़ारे ना होते। तो मतलब आपके पास में दृष्टि है तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं। इन आंखों को संभालना कितना ज़रूरी है, और सबसे पहली बात तो जो आपने बताया कि ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जैसी चीज़ें होती हैं, तो आप देखो, एक तो क्या होता है कि बुढ़ापे के बारे में कि जैसे जैसे उम्र होती जाती है नज़र कमज़ोर होती जाती है, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लगने लग गए हैं। तो इसके क्या कारण होते हैं, या किन कारणों से ये बीमारी होती है? एक्चुअल में क्या होता है कि पहले इतना बच्चों पे भी प्रेशर नहीं था। बच्चे पहले कोई मोबाइल नहीं चलाता था, कोई टीवी नहीं देखता था। आज टीवी हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक हो गया। हाँ। जब आप यहाँ बैठ के देख रहे हो तो दूसरे को क्यों नहीं दिख रहा है? सही है। तो टीवी से नुकसान नहीं है, लेकिन आप टीवी किस तरह से देख रहे हैं। हाँ। आप अगर बिल्कुल पास जाके देख रहे हैं तो वो आपको साइड नुकसान होगा। आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपका डिस्टेंस मेंटेन रखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप मोबाइल ही बिल्कुल पास से ये करके देख रहे हैं। अब आजकल बच्चों को भी आप मोबाइल, कुछ भी काम हो आप मोबाइल बच्चे को दे दिया, इसलिए बच्चा चुप होकर बैठा है, गेम खेल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अब तो छोटे छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते, हाँ, चलना भी नहीं जानते, उनको मोबाइल दिखा दिखा करके खाना खिलाते, वो खाना और बिना उसके मोबाइल के खाना भी नहीं खाते बच्चे। जबकि अपनी भारतीय संस्कृति में एक था कि जब अपन खाना खाने बैठते थे हाँ, तब आप बिल्कुल बोलते भी नहीं थे, मौन रहता था। मतलब ये जो कंडीशन थी उसको आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो, बच्चे को आप खिलाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चा बिल्कुल पास से मोबाइल देख रहा है तो उसका एक स्क्विंट बढ़ता है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों आंखों में टेढ़ापन बढ़ता है। बिल्कुल। और फिर उससे फिर खाने में उसका ध्यान ही नहीं है। भाई ये बहुत गंभीर बात बताई है विवेक जी ने कि जब आप मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि मोबाइल एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। एक होता है हम खुली आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, तो हमारी आंखें जो है वाइड एंगल देखती हैं और पूरे दृश्य को देखती हैं जो हमारी आंखों की रेंज के दोनों तरफ होता है। लेकिन जब आप मोबाइल देख रहे हैं तो एक छोटी सी स्क्रीन पर आपकी आंखों का फोकस चला जाता है, तो जो भेंगापन आता है या जो दृष्टि दोष आता है जिसमें एक आंख टेढ़ी हो जाती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसके कारण ज़्यादा होती हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो इन चीज़ों के बारे में जो कर रहे हैं या जो ये लोग हैं, तो इनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या करें, उनका पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसे बैठे, कैसे काम करें? बिल्कुल स्ट्रेट आप पोजीशन में बैठे, आराम से बैठे। आप मोबाइल चला रहे हैं तो अपना ये जो 90 डिग्री का एंगल है उस पर बिल्कुल आपका ये पोजीशन रहना चाहिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये देखें। हाँ, बस ये। अच्छा। और दूसरा, जब आप खास करके बच्चे पढ़ाई करते हैं तब बहुत ज़्यादा झुक के पढ़ाई करते हैं। हाँ। ये भी नहीं होना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप बैठ के लिखें। आप बिल्कुल, बच्चा पूरा झुक के बैठता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो बच्चों को पेंसिल पकड़ना सीखना है तब से उनको ये चीज़ें सिखानी है। तो ये आंखों का विज्ञान होता क्या है आखिर, ये समझाओ आप। तो देखो, आंखें सबसे जो अपनी मेन इंद्रियों में से सबसे मुख्य है, जिससे आपका पूरा चलता है, कि आपका विजन से शुरुआत होती है। आप बच्चा छोटा होता है वहाँ से उसको पूरा देखना होता है, वो लाइट का सेंस है उसको वहीं से पता चलता है, और अपनी मेन इंद्रियों में उसका सबसे मुख्य रोल है। लेकिन सबसे ज़्यादा लापरवाही लोग बाग आँखों के लिए ही करते हैं, क्योंकि आज चाहे वो दवाई मेडिकल से ड्रॉप ला के भी डाल देते हैं, ये करते हैं, सबसे ज़्यादा लापरवाही उसमें करते हैं। उसमें कई लोगों के अपने हाथों से ही इंजरी कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन बात ये कि
जो आँखों का केयर है, इस बार जैसे विश्व दृष्टि दिवस पे भी हमारा जो थीम है लव योर आइज, आपकी आंखों के से प्यार करें, मतलब उसकी केयर करने से मतलब है आप केयर करें। केयर में ये है कि आपको पता है तो आपको मोबाइल कैसे चलाना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको कंप्यूटर पे कैसे बैठना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप कंप्यूटर चलाना सीख गए और 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप बैठे हो, लेकिन आपका पोस्चर खराब है तो आपकी दूसरी तकलीफें बढ़ जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। सबसे मेन अपना मुख्य है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे बैठा हूँ, जिससे मेरी आंखों पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आए, मेरा पोस्चर कहीं नहीं बिगड़े। आपको काम करना है, हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप आधा घंटा 1 घंटा कम करो, ये नहीं कह सकते कंप्यूटर पे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे बैठे हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि उसको कितना झुक के लिखना है, कैसे बैठा है, सही है, ये उसको पता ही नहीं है। स्कूल वालों को भी ये चीज़ें इसमें कई वो लेते नहीं है कि हमको बच्चों को सिखाना है इस चीज़ को कि कैसे बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। उनको टेबल का टॉप का हाइट कितना होना चाहिए ये पता नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जहाँ से शुरुआत होती है। हम बात करें अगर आपके क्लिनिक की, तो दृष्टि आई क्लिनिक जो आपका चल रहा है, तो आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और क्या अभी जो समय है उसके हिसाब से कैसे पेशेंट का दौर है? बस यही है कि मेन कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है अपनी आंखों के लिए। वो सब कुछ ट्राई करने के बाद फिर हमारे पास आता है सब कि ये हो गया अब। और वो हमारे पास प्राइवेट में जब हम सेक्टर में आता है तो उम्मीद ये करता है कि वो एक ही बार में हम सही हो जाए। सही है। तो ऐसा नहीं होता है। देखो इन चीज़ों को सुधारने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, दूसरा लोग बाग आज भी अपनी वही पुरानी मान्यता के हिसाब से चश्मा पहनना नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा चश्मा अच्छा नहीं लगेगा। चश्मे को एक उसमें देखते हैं कि भाई एक स्टिग्मा है कि भाई चेहरे की सुंदरता खराब हो जाएगी। चेहरे की सुंदरता, ऐसा नहीं होना चाहिए। चश्मा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, पहनना है, नंबर है। आजकल कई विकल्प हैं कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, आप लेजिक सर्जरी करवा सकते हैं, कि आपको चश्मा हटाने के काफ़ी उपाय हैं। लेकिन आप पहनो ही नहीं तो सब बातें खत्म हो जाती है, फिर आपको कई तकलीफें बढ़ जाती है। तो आपने अभी जैसे कॉन्टैक्ट लेंस की बात की और इसकी बात की, तो ये कॉन्टैक्ट लेंस पहनना कितना सुरक्षित है और क्या ये इसके बिना काम नहीं हो सकता? कॉन्टैक्ट लेंस एक तरह का ऑप्टिकल एड ही है, कोई उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको सीखना होता है। अच्छा, कि आपको कैसे पहनना, उसका तरीका क्या है, कैसे आपको उसकी साफ सफाई का, स्टेरिलाइजेशन का, हैंड वॉश का, वो आपको ध्यान रखना होता है। पेशेंट केवल आप गूगल पे देख के और आजकल जो कॉस्मेटिक यूट्यूब पे देख के करे वो नहीं काम का। आजकल तो वो आंखों के कलर चेंज करने वाले भी कॉस्मेटिक लेंस आ गए हैं। तो वो कॉस्मेटिक लेंस मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिससे आंख में कॉर्नियल अल्सर ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है। सामने भी आपने लेंस लगाया और आप पहन के रात को सो गए, कोई कॉन्टैक्ट लेंस को आप रात को पहन के नहीं सो सकते। वही। तो पेशेंट को पता ही नहीं है, वो पहन के सो गया, तो दूसरे दिन आँख डैमेज हो जाएगी। तो ये जो मतलब जैसे आंखें हमारे चेहरे का ही पार्ट है और मेकअप वगैरह भी जो है वो बहुत होता है, खास करके महिलाओं में, तो इसका भी असर पड़ता है आंखों पर? बिल्कुल। काजल है, सुरमा है, ये चीज़ें बिल्कुल आंखों में नहीं लगानी चाहिए। हमारे लिए सब ये बाहर के हैं। आप कितना भी ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रांडेड में केमिकल ज़्यादा है। सही है। तो ये बालों पे, यहाँ पे ये आईलैशेस के जो बाल होते हैं उन पे यहाँ पे बॉर्न नहीं होती है। तो एक टाइम के बाद जब आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों का, तो ये इनर्ट हो जाते हैं कि अंदर की तरफ ये बाल झुक जाते हैं। तब फिर ये बालों को निकालना होता है हर बार। क्योंकि नकली आईलैशेस भी लगाते हैं और बहुत सारी चीजें, उनमें भी केमिकल होता है क्योंकि उनको कनेक्ट करने के लिए होता है। तो इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आंखों पे ही होती है। और आंखों से पहले तो आप एक टाइम था कि आंख के आसपास फेशियल भी लोग नहीं करते थे। आज सबसे ज़्यादा लोग बाग इसी पे करने लग गए। ये नहीं होना चाहिए। और फिर उसके जब साइड इफेक्ट आते हैं तब फिर पेशेंट परेशान होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को लंबे टाइम तक प्रॉब्लम करती है। तो ये जो अगर हम आँखों की बीमारी की बात करें तो किस किस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, किस किस तरह के रोग होते हैं आँखों में? इसमें एक तो जो इन्फेक्शन का होता है, खास करके जब ये पार्लर वगैरह में एक दूसरे का इन्फेक्शन क्रॉस होता है, क्योंकि वो सभी के एक कॉमन चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो आईलाइनर हो, मस्करा हो या और कोई भी हो।
या जी। कॉन्टेक्ट लेंस भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि उसने पार्लर वाले ने एक को लगाया ने दूसरे को भी लगा दिया। तो ये एक दूसरे का इन्फेक्शन क्रॉस होता है, जहाँ से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाता है, कंजक्टिविटीज हो जाती है, लेंस लगाने के बाद ऐसा हुआ, मेकअप करने के बाद ऐसा हुआ। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक ये इन्फेक्शन का रीज़न बनती है। कई बार घरों में भी ये सब एक दूसरे का यूज़ करते यूज़ कर हैं, लेते हैं मेकअप वगैरह। वो नहीं होना चाहिए। आप अपना किट अलग रखें बिल्कुल। तो ये खास करके क्योंकि ये आई का पार्ट ऐसा है जहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी लगता है। क्योंकि बहुत से लोग तो जैसे क्या है कि कई बार आंखों में जलन हुई या दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अपने हिसाब से मेडिकल पर जा करके और दवाइयाँ ले आते हैं, ड्रॉप्स ले आते हैं वगैरह ले आते हैं। तो ये कितना सुरक्षित होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी आपको डायरेक्ट मेडिकल से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये होता क्या है कि इसमें रीज़न क्या है जब तक आपको पता नहीं है तो मेडिकल वाला आपको किस बात की देगा। मतलब रेडनेस होना, लाल होना, आंखें दर्द होना और डिस्चार्ज आना, मतलब ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं। कॉमन चीज़ें होती हैं। आपको चोट लगी तब भी आपकी आंख लाल हो रही है, और आपको इन्फेक्शन हो गया तब भी लाल हो रही है। सामने वाले को पता ही नहीं है कि उसको क्या हुआ है, किस रीज़न से हुआ है, और वो तो सबको कॉमन एक दवाई दे देगा। सही है। तो अभी जैसे ये सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इस मौसम में किस तरह की जो है वो आंखों की परेशानियां लोगों को हो सकती है? इसमें अभी क्या होता है कि जैसे ये जो सीज़न है इसमें क्या होता है कि जैसे दिन में गर्मी हो रही है, शाम को अब ये ठंड आएगी, सुबह हल्का मौसम ठंडा रहेगा। तो खास करके जो एलर्जी वाले पेशेंट है, जिनको थोड़ा सा साइनस का एलर्जी का प्रॉब्लम रहता हो, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने का होता है, क्योंकि दिन में गर्मी हो रही है, शाम को मौसम ठंडा हो गया। दूसरा ये अभी नमी का मौसम भी होता है, जिसमें आप घरों में सफाई कर रहे हैं, फंगस वगैरह जो उठती है, उस तरह के टाइम पे आप बिल्कुल, जिनको एलर्जी है उनको बिल्कुल प्रॉपर पैक मास्क वगैरह लगा के यूज़ करना चाहिए। अगर वो मास्क वगैरह प्रॉपर यूज़ करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। ये खास करके सावधानी इस मौसम में अभी रखने की ज़रूरत है। तो हम बात करें अगर ये जो सर्दी के मौसम में आपने बताया किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी आपने बताया। अब हम बात करें विज़न के बारे में, जो आप बात कर रहे थे कि भाई जो अलग अलग तरह के लेंस आते हैं, तो पहले तो एक ही तरह के लेंस आते थे, अब कई नए तरीके के लेंस आने लग गए हैं। उसमें प्लास्टिक के भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, और भी कई तरह के फाइबर ग्लास आने लग गए हैं। तो इनमें क्या अंतर है और कौन सी चीज़ें जो है वो सही होती हैं? ऐसा है कि देखो, आपका वर्क क्या है, सबसे फर्स्ट आपका वर्क क्या है। आपका अगर दिन भर आपका फील्ड वर्क है तो आपको जैसे सन ग्लासेस वगैरह यूज़ करने चाहिए। आपको नाइट ड्राइव का काम है, अगर आपको रात को चलना है तो आप नाइट का ग्लास यूज़ करें, नाइट ड्राइव का स्पेशली ग्लास होता है। उसके अलावा जैसे अगर आपका कंप्यूटर पे आप 8-10 घंटे बैठते हैं तो उसके लिए ब्लू ग्लासेस आते हैं, ब्लू ग्लासेस का आप यूज़ करें। मतलब ये आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्क है, आपका कैसा वर्क है और आपको कैसा चाहिए। कैसा चाहिए? अभी जैसे हाँ, अब आजकल प्रोग्रेसिव आ गए हैं, तो प्रोग्रेसिव ग्लासेस जो खास करके कंप्यूटर यूजर्स हैं उनके लिए होता है, तो उनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है कि भाई उनका। नहीं तो अगर आपको जो पहले बाइफोकल चलता था बिंदी वाला, बिंदी वाले से क्या होता था कि पेशेंट को ये गर्दन ऊंची करके देखना होता था, तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी। सही है। वो सब चीज़ों में आजकल प्रोग्रेसिव का अभी ग्लास होता है, तो उसमें बहुत इजी होता है, वो यूज़ करें। क्योंकि एक साथ दो तरीके, जैसे मान लो किसी को पास का भी कमज़ोर है, किसी की दूर की कमज़ोर है, ये दोनों एक साथ कैसे होते हैं? उसके लिए ये एक बाइफोकल ग्लास आता है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, कि जिसमें गोल बिंदी बनी होती थी नीचे। उसकी जगह अपन आजकल प्रोग्रेसिव ग्लास आता है। अच्छा। जिसमें आपको बिल्कुल पैरेलल एक जैसा ग्लास होता है। अच्छा, आधा आधा, हाफ हाफ नहीं, वो पूरा अलग अलग हर एंगल पे उसका हर डिस्टेंस सेट होता है। मतलब आपका कितना डिस्टेंस है, आपका मॉनिटर वहाँ रखा हुआ है तब भी आपको दिखेगा, मॉनिटर ये आपका यहाँ पे है तब भी दिखेगा, और दूर भी दिखेगा। अच्छा। जैसे मैंने खुद ये पेन रखा है, मेरा प्रोग्रेसिव ग्लास है। अच्छा। तो उस तरह से ये सेट होता है। ये डिजिटल ग्लास बोलते हैं इसको, जो बिल्कुल इजीली सेट हो जाता है। इसमें पेशेंट को ऊपर नीचे देखने में, सीढ़ियाँ उतरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और बिल्कुल ईजी होता है। क्योंकि एक तो जैसे अभी आप बात कर रहे थे, धूप वाली भी बात की आपने, तो जैसे एक एंटी ग्लेयर ग्लास आता है ना। तो ये जो एक तो सड़कों पे जो बिकते हैं 10-10, 20, 100, 50 रुपए में, और उनमें और इनमें क्या फ़र्क होता है? उनमें काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि वो एक तैयार कंपनी का, एक लोकल कंपनी से ग्लास बनना होता है। उसका कोई एक उसमें वो एक क्राइटेरिया नहीं होता है कि उसमें, हाँ, उसका और कई साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ग्लास की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती है। तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होना, आँखों में दर्द होना, ये तकलीफें बढ़ जाती है।
और जो कंपनी के ग्लास होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी सुविधा होती है, जो टेस्टेड होते हैं, हर ग्लास टेस्टेड होता है। क्योंकि वो तो एक तरह से देखा जाए तो रंगीन कांच है वो। हाँ, अब आजकल जो चाइना ग्लास मार्केट में चलता है, जो 100 रुपये में तैयार आपको चश्मा पढ़ने का मिल जाता है, हाँ तो वो नहीं काम का होता है। वो एक फिटेड चश्मा होता है जो नहीं काम का होता है, जो हाँ, कहीं क्योंकि कहीं नुकसान करता है। ऑनलाइन भी हमने देखा है, ऑनलाइन भी चलता है, हाँ। तो वो सब चीज़ें नहीं काम की है। एक ये ऑटो एडजस्टेबल भी नहीं, निकल गए हैं वो कई सब तरह के। खाली उस पे यूट्यूब पे और उस पे ही चल रहा है। अच्छा वो प्रैक्टिकल में कहीं मार्केट में ऐसा कहीं नहीं है हाँ कि ऐसी चीज़ें आती है ना, आपका ऑटो एडजस्ट होता है। वो ये प्रोग्रेसिव को भेज देंगे आपको, हाँ। और प्रोग्रेसिव को आपको पहना देंगे, तो अब आपको ऑटो एडजस्ट हो गया। जी जी। तो एक सामान्य चश्मे की हम बात करें तो क्या एक इंसान को जैसे कहते हैं ना कि चश्मा लगा के रखोगे तो आपकी नज़र ठीक हो जाएगी, तो ऐसा होता है? नहीं, देखो इसमें ऐसा है कि पूरी ठीक तो नहीं होती है, लेकिन जो है कि आप जो चश्मा पहन रहे हैं उससे आपका विज़न क्लियर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपने नहीं पहना तो दूसरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको बार बार इन्फेक्शन होगा, आपकी आंखों में खिंचाव रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहने के रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चेंजेस आने हैं वो तो आपकी एज के हिसाब से आएंगे ही सही, आएंगे है ना। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि जैसे मेरा जूता मैंने पहना था वो शुरू से पहनता आ रहा और मेरा साइज नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ना ही है। वो तो बढ़ना है। जैसे शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी में जैसे ग्लूकोमा वगैरह जो है ये रोग होता है, उनको ज़्यादा आँखों पे भी शुगर का अलग अलग असर होता है। किसी की किडनी पे होता है, किसी के हार्ट पे होता है, किसी के आँखों पे होता है। तो ये जो ग्लूकोमा वाली जो समस्या जो लोगों को होती है, उसके अंदर क्या क्योर करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, ग्लूकोमा एक तरह से बिल्कुल साइलेंट किलर है। ये नॉर्मली पता नहीं चलता है शुरुआत में जी, कि पेशेंट को पता चला। पेशेंट रेगुलर जब चेकअप करवाता है तभी ये सब चीज़ें रेगुलर में पकड़ में आती है, कि एक बार में आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते। जब तक उसके लिए आँख का प्रेशर चेक होता है, आँख का प्रेशर चेक करने के, जैसे आपका बीपी होता है वैसे ही आँख का भी प्रेशर होता है। अच्छा। आँख का प्रेशर चेक करने के बाद ही ये सब चीज़ें पता चलती है कि आपका ग्लूकोमा है या नहीं है। अच्छा, ये होता है। तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसमें? इसमें सावधानी का नहीं, अगर है तो इसमें आपको मेडिसिन यूज़ करनी होती है, और मेडिसिन यूज़ करने से का कंट्रोल रहता है। जैसे आप बीपी की गोली लेते हो और आप स्वस्थ रहते हो, बस वैसा ही इसमें भी है। आई ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप आप डालो, आई ड्रॉप से आप स्वस्थ रहेंगे। ये इसका तरीका है। पर यह है कि जब आप उसमें लापरवाही करी तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि उसका प्रेशर अगर बढ़ गया तो रेटिना डैमेज हो सकता है, और विज़न में भी आपका बिल्कुल ब्लाइंडनेस की तरफ आप जा सकते हैं। बीपी का, शुगर का, थायराइड का, ये तीनों का बहुत ज़्यादा अपन को असर पड़ता है। हाँ, असर पड़ता है आँखों पे। थायराइड से भी थोड़ा लॉस होता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। शुगर का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा लॉस होता है, विजन ब्लाइंडनेस आती है। कई पेशेंट बाद में परेशान होते रहते हैं कि भाई मेरा शुगर इतना रहता है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, तो वो शुरू में असावधानी रही, हाँ, उसका नतीजा जो है वो ये होता है। अगर शुगर कंट्रोल होता है तो अपने आप उसको दिखने लग जाता है। ये बात है। तब अगर कई बार पेशेंट काफ़ी लेट हो चुका होता है तो फिर वो विज़न भी नहीं आता है, फिर उसका आगे सर्जरी पार्ट में सब ट्रीटमेंट होते हैं। फिर आप सर्जरी कराओ, इसका लेजिक करवाओ, ये करवाओ। और हाँ, क्योंकि मैंने देखा है वो सिलिकॉन वो रेटिना डिटैचमेंट के टाइम के बाद की बात होती है, सब सर्जरी में होता है, इसमें सिलिकॉन वगैरह लगाते हैं, वो सब होता है। तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, आँखों की केयर करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा तो यही है कि लव योर आइज़। इस जो विश्व दृष्टि दिवस है उसका एक हमारा थीम है कि लव योर आइज़, केयर योर आइज़। आप अपनी आँखों की केयर करें। आपको किस तरह से इन्फेक्शन फ्री आँखें रखनी है, किस सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट से, जो इनको स्क्रीन टाइम थोड़ा बच्चों को स्पेशली नहीं दे, थोड़ा उनको कम करें। गेम्स बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए करें। उनको मोबाइल पे गेम आप खुद ही दे देते हैं। बच्चों का मोबाइल तो होता नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल ही आप उसको दे देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली आपको इन चीज़ों की केयर करनी होती है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आँखें हमारे लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसका ध्यान रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और अगर मान लो आपको कोई रोग हो जाए तो विवेक जी बैठे हैं, आप जा सकते हैं उनके पास में, आप उनसे राय ले सकते हैं कि भाई क्या किया जाना चाहिए। विवेक जी, जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, वो क्या करें? जो आना चाहते हैं, अच्छी बात है। 12th बायो के बेस पे ये आ सकते हैं जी। कि उसके बाद आप पैरामेडिकल में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आप इसमें आ सकते हैं।
उसमें फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट और ऑप्थोमेट्रिस्ट, ये सभी इसी फील्ड में उसमें आते इसी हैं। फील्ड में आते हैं। हाँ, और उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं। ये सब चीज़ें, इनकी एक पैरामेडिकल का एक अलग ब्रांच होता है। इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है कि भाई मुझे इसमें जा इंटरेस्ट है, आप जा सकते हैं। उसमें जा सकते हैं। हाँ, तो जैसा विवेक जी बता रहे हैं, जो युवा हैं अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो 12th बायो के बाद में जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम होते हैं उनको दे सकते हैं, और उसमें ये अलग अलग स्ट्रीम जो बताई विवेक जी ने उनमें से किसी एक को चयन कर सकते हैं। और क्योंकि क्या है कि हमारी देश की आबादी 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, अनंत संभावनाएं हैं, और यही स्पीड रही तो हम बहुत जल्दी 200 करोड़ भी हो जाएंगे। तो संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, और आने वाले समय में जो है समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य की जो है वो रक्षा कर सकें, उनमें सुधार कर सकें। तो विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिली। उसके लिए जो है वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आया, आपने बात की। तो ये विवेक जी से हमने बात की। आपको कैसा लगा कार्यक्रम हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आप हमें व्यक्तिगत रूप से अगर कोई जानकारी लेना चाहें या विवेक जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर हमें मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे ही हम फिर किसी एक शख्सियत से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके जीवन के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे उनके जीवन से कुछ सबक। तब तक दीजिए इजाज़त। सबको नमस्कार।